आज की जो हमारी क्लास है, हमने लास्ट क्लास के अंदर डोनेशन का टॉपिक कवर कर लिया है कि हम डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब डोनेशन के अलावा एक एनपीओ के पास और कहाँ कहाँ से पैसा आता है, ठीक है, और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टॉपिक है दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखिए, अगर आप एक एनपीओ के या एनजीओ के मेंबर हैं तो आप उसकी ऑब्वियस सी बात है सर्विसेज भी लेते होंगे। तो उस सर्विस के लिए जो आपने मंथली, क्वार्टरली, एनुअली जो पैसा बांधा हुआ है, जो आपको पीरियोडिकल अमाउंट देना है, ठीक है, पीरियोडिकल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है। ये कौन से मेंबर्स हैं? ये वो मेंबर्स हैं हु हैव सब्सक्राइब्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ एनपीओ। लाइक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आप उसके मेंबर बन गए तो मेंबर में क्या होता है, आपको एक साल का पैसा आपने इकट्ठा दिया, 10, 12, 15 हजार रुपए, आप कभी भी जाओ कभी भी आओ, एक फिक्स जो मतलब एक स्टैंडर्ड फैसिलिटीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है क्योंकि आप मेंबर हो। बाकी लोग जो हैं, उनके लिए टिकट्स होती हैं, आपको टिकट्स नहीं देनी पड़ती, आपका कार्ड बन जाता है। तो इस तरह की जो इस तरह का जो अमाउंट होता है, इट इज एन इनकम, इट इज एन इनकम फॉर एन, ठीक है। और इनकम का ट्रीटमेंट क्या होता है, इनकम जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये प्योर हमारी इनकम है, या कह सकते हैं रिवेन्यू है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो यू में आ सकता है। एक नोट जरूर डालेंगे, और वो नोट क्या है, इफ सब्सक्रिप्शन इज मेड, या इफ सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, सॉरी रिसीव्ड होगा, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो इसको कहाँ ट्रीट करेंगे, तो ये ऑब्वियसली एक लायबिलिटी रहेगी जब तक आप उसे यूज नहीं कर लेते, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई सब्सक्रिप्शन मिला है तो आप उसको लायबिलिटी दिखा सकते हैं। चले आगे। और कहाँ कहाँ से पैसा आता होगा, नेक्स्ट इज लीगेसी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड अंडर विल। किसी ने विल का मतलब क्या होता है, एक इंसान अपने मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी जिसको दे जाता है, उस डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है प्रॉपर्टी किसकी होगी, उसी को हम बोलते हैं विल। तो अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी किसी एनपीओ को देकर जा रहे हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड अंडर विल या फिर लीगेसी अमाउंट, ठीक है। लीगेसी डोनेशन भी कह सकते हैं इसको। इन दिस केस लीगेसी एक तरह का डोनेशन हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डोनेशन की तरह ही होता है। अगर ये जनरल लीगेसी है, जनरल लीगेसी का मतलब कोई पर्पस गिवन नहीं है, तो आप इसको अपनी इनकम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि सेम एज स्पेसिफिक डोनेशन और फंड। जैसे स्पेसिफिक डोनेशन और फंड का आपने ट्रीटमेंट सीखा, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें कोई डाउट है तो यू में आस। चलो जी। नो सर। ओके, नेक्स्ट ग्रांट्स। ये ग्रांट्स क्या होती हैं, देखो, ग्रांट्स का मतलब है, ग्रांट्स और सब्सिडीज भी कह सकते हैं इसे। सब्सिडी तो आपको पता है ना, सिलेंडर में मिलती है जो, पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, मैंने सुना है कि मिलती है, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलती है, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट देती है एनपीओ को, ठीक है। ये दो फॉर्म में होती है, कैश और काइंड। कैश का मतलब क्या, आपको पैसा दिया जा रहा है, बेटा लग जाओ, एनपीओ को दिया पैसा, बेटा समाज सेवा में लगा दो सारा पैसा। दूसरा काइंड का मतलब आपको लैंड दे दिया, या फिर आपको टैक्सेस में रियायत दे दी, ठीक है, या फिर किसी भी और काइंड किसी भी और फॉर्म के अंदर आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज दे रही है, लैंड सस्ता दे दिया, ठीक है, या फिर लैंड आपको किराए पे दे दिया और किराया माफ कर दिया, कुछ भी हो सकता है।
तो इस तरह की जो ग्रांट्स होती हैं उसको आप अपनी इनकम में शो करते हैं। लेकिन अगर जनरल ग्रांट्स होते, अगर जनरल ग्रांट्स हैं तो आपकी इनकम होगी, मतलब वो पैसा जो आपको मिला है उसका पर्पस निर्धारित नहीं है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट, वैसे तो ग्रांट्स पर पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं तो आप उसको अपनी लाइबिलिटीज के अंदर शो करेंगे। वो ग्रांट आपकी तभी होगी जब आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछें। हाँ जी। तो फिफ्थ सोर्स ऑफ फंड इज लाइफ मेंबरशिप फी। सारी जिंदगी की मेंबरशिप फी इकट्ठी दे दी आपने एनपीओ को। अब एनपीओ का ट्रीटमेंट क्या करें? जब सारी जिंदगी का पैसा एक ही बारी आपने दे दिया, ठीक है, तो उसको हम अपनी इनकम नहीं मानते, इट इज अ कैपिटल रिसीट। सर ये कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जो इनकम के अलावा जो भी पैसा आ रहा है उन सभी रिसीट को हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। आई रिपीट, आपकी कमाई से जो पैसा आ रहा है वो रिवेन्यू रिसीट, आपकी कमाई के अलावा कोई भी पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट होगी। ठीक है, जैसे कोई एसेट बेचकर पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। कोई लोन लेके पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसीट। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है देखिए। अबे लाइफ, पूरी लाइफ के लिए पैसा मिल गया है आपको, एक ही बार मिल गया है, तो अब आपको ये वापस तो करना नहीं, पहली चीज। तो दिस इज नॉट योर लाइबिलिटी। आप लाइफ मेंबरशिप भी वापस नहीं करेंगे, नॉन रिटर्नेबल, नॉन रिफंडेबल होती है, आपको इसको वापस तो करना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले क्या होता है, लोग इसको अपनी लाइबिलिटीज में दिखाते थे, अब लाइबिलिटी में दिखाने लग गए तो अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देगा भाई ये कभी वापस थोड़ा ना करनी है। ठीक है, लोग अपनी लाइबिलिटी में दिखाते हैं, अब लाइबिलिटी में दिखाने का मतलब क्या है, ये तो वापस करना है कभी ना कभी या कहीं यूटिलाइज करना है, नहीं, इसको आप अपने कैपिटल में ऐड कर देते हैं, कैपिटल फंड में चला जाए। ठीक है, इसको हम कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो सर। और 6 पॉइंट में क्या आएगा बेटा? रेंट फ्रॉम लॉकर्स। रेंट फ्रॉम लॉकर्स, सॉरी रेंट फ्रॉम लॉकर नहीं, लॉकर रेंट लिख देते हैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। लॉकर रेंट, आपके पास लॉकर फैसिलिटी, आप उसको किराए पे दे दो। आपके पास ऑडिटोरियम है, आप उसको किराए पे दे दो शादी ब्याह के लिए या कोई फंक्शन के लिए। ठीक है, तो रेंटल इनकम्स अगर इस तरह की आ रही है तो वो भी आपके लिए क्या है? इट इज एन इनकम। वो भी आपके लिए इनकम है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, होता है ऐसा, कई बार आपने देखा वो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, थिएटर्स होते हैं। ठीक है, उनको किराए पे दे दिया जाता है, तो वो अगर वो एनपीओ के थिएटर्स हैं, एनपीओ के पास ऑडिटोरियम्स पड़े हैं, स्टेडियम पड़ा हुआ है, कोई बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है, तो वो सारी उसकी क्या है, वहां से जो किराया आ रहा है सारा क्या है? इट इज एन इनकम। इसमें कोई डाउट? सेल ऑफ आइटम्स, लाइक आप स्टेशनरी बेचते हैं, आप बुक्स बेच रहे हैं, जो भी चीजें आपने सेल के लिए रखी हुई हैं। ठीक है, बार सप्लाईज भी होती है, कहीं हेल्थ क्लब्स होते हैं वहाँ बार सप्लाईज होती है, कहीं चैरिटेबल डिस्पेंसरीज है वहाँ पे मेडिसिन भी सेल होती है, जहाँ होती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी आपके लिए रेवेन्यू आइटम है। ठीक है, इट इज अ रेवेन्यू, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट, मतलब आप अपनी इनकम में इसको दिखा सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब इसके अलावा बहुत अलग अलग देखो, सोर्स ऑफ फंड्स कैन नॉट बी वेरी स्पेसिफिक। पैसा कहीं से भी आ रहा है, आपने उसको ट्रीट करना है। अगर वो नॉर्मल एक्टिविटीज से आ रहा है तो वो रेवेन्यू रिसीट है, आप कमाई में दिखा सकते हैं तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर कमाई में नहीं दिखा सकते तो आप उसको अपनी लाइबिलिटी में शो करेंगे या फिर कैपिटल फंड में डाल देंगे, सिंपल सी बात। पैसा आता है या तो वो आपके लिए क्या होगा, इनकम या फिर लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके अलावा सोर्स ऑफ फंड्स पर हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये तो डिस्कस कर लिया है, रुक जाओ भाइयों और उनकी बहनों। हम्म, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया, इट इज एज गुड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बट एनपीओ इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नाम देती है। इसका जो इसके जो फर्दर पॉइंट्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब उन पे बातें करनी रह गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप पहले बनाया करते थे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन कम होती थी। ठीक है, तो आपको भी कॉम्प्लिकेशन का लेवल हैंडल करना नहीं आया।
अदरवाइज बनता ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, लेकिन आपको एक ट्रेडर होता है, एक बिजनेसमैन के अकाउंट्स आपने बनाए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेशन हैंडल करना सिखाया जा रहा है, और कैसे सिखाया जा रहा है ये देखिए, ध्यान से देखिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है हमें? करंट ईयर की इनकम। और खर्चे भी कौन से चाहिए होते हैं? करंट ईयर के खर्चे। ठीक है, करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंडिचर। तो यही हमारे आज के मुद्दे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कोई इनकम करंट ईयर की है भी या नहीं, कोई खर्चा करंट ईयर का है भी या नहीं, क्या पता इसमें कुछ चेंजेस करने हो। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे मई के अंदर अगर अप्रैल की फीस पे कर रहे हो, तो वो मेरी इनकम कौन से मंथ की मानी जाएगी? मई की है अप्रैल की? आप पहले तो मुझे आंसर दे दो फटाफट, फटाफट आंसर। अप्रैल। मई के अंदर आप मुझे अप्रैल अप्रैल। की फीस दे रहे हो, तो अप्रैल की फीस मानी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आंसर, चार आंसर चाहिए मुझे। सेकंड आंसर। ट्वेल्व। अप्रैल की आएगी। हाँ जी, चौथा आंसर नहीं आया अभी। चौथा आंसर, सर अप्रैल की मानी जाएगी। अप्रैल की मानी जाएगी, है ना? तो मतलब मेरे करंट मंथ की इनकम, मेरे पास जो पैसा आया, मेरे पास जो मई में पैसा आया, उसमें से मेरे को अप्रैल की अलग करनी पड़ेगी फीस, है ना? करनी पड़ेगी ना, तभी तो पता चलेगा। मई की अलग और अप्रैल की अलग हो जाएगी, है ना? तो ऐसे ही याद रहे कि करंट ईयर इनकम कैसे निकाली जाती है, जब उसके अंदर जो अमाउंट हो वो सिर्फ करंट ईयर का ही इंक्लूड हो। करंट ईयर के खर्चे कैसे निकालोगे? जब उस खर्चे के अंदर सिर्फ करंट ईयर के खर्चे ही हो। अब आप कहोगे सर कैसे होगा ये पॉसिबल, कैसे होगा? यही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी मैं आपको थियोरेटिकल पॉइंट तो बता ही देता हूँ। करंट ईयर इनकम कैसे निकाली जाती है? आपके पास इस साल में कुछ भी पैसा आया है, दैट इज नॉट योर करंट ईयर इनकम। वो पैसा अगले साल का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, और हो सकता है कि कोई पैसा ना भी आया हो। इनकम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि इनकम इज नॉट इक्वल टू अमाउंट रिसीव। इनकम का मतलब अमाउंट रिसीव नहीं होता। जो पैसा आ रहा है जरूरी नहीं है वो आपकी इनकम है। तो करंट ईयर इनकम इज नॉट इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर। करंट ईयर इनकम इज इक्वल टू अमाउंट अर्नड इन करंट ईयर। अमाउंट अर्नड इन करंट ईयर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू अमाउंट पेड इन करंट ईयर। अमाउंट पेड इन करंट ईयर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू अमाउंट एक मिनट एक्सपेंसेस विच एक्रू इन करंट ईयर। ऐसे खर्चे जो करंट ईयर में हुए हैं, जो खर्चे करंट ईयर में नहीं हुए उनका कोई वो नहीं लेते हम। ठीक है, इसी के ऊपर बस ये पूरा चैप्टर है। अगर आपने ये दो टॉपिक पढ़ लिए तो एनपीओ खत्म। ठीक है, एनपीओ तो ऐसा हो जाएगा आपके लिए बहुत सबसे आसान चैप्टर, और इसी को समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। देखो, डोनेशन वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब ये कैसे निकालें हम अपनी करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंस, इसके ऊपर थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? देखिए, ये है मेरा दोस्त जिसका नाम है राजू। ठीक है, राजू एनजीओ वाला। ठीक है, अब ये मेरा दोस्त राजू एनजीओ वाला, इसकी एक छोटी सी एनजीओ है। ठीक है, अभी क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। मेंबर्स है ना, उनके बच्चों को पढ़ाता है भाई। पैसे मतलब सॉरी, मेंबर्स ही बच्चों को नहीं, पैसा लोगों से इकट्ठा करता है और बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को अलग अलग फैसिलिटीज देता है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड की है, तो एजुकेशनल एनजीओ चला रहे हैं। अब क्या हुआ, 2020-21 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 2020-21 में इसको अमाउंट मिला, अमाउंट रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। मतलब मेंबर्स ने सब्सक्राइब करा इसकी एनजीओ को और इसको फीस दी। ठीक है, लगभग इसको 1 लाख रुपए मिले। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना मिला?
टोटल अमाउंट इसको पूरे साल में 1,00,000 रुपए मिला। क्लियर। अब इसके जो मेंबर्स थे, कुछ मेंबर्स ने कहा हम अभी पैसा देंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या लेंगे, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर 2021। इस साल का कुछ पैसा अभी लोगों ने देना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे ये बता दो कि अगर ये दो फिगर्स गिवन है तो बताओ मेरी करंट ईयर इनकम क्या होगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, फटाफट दो, आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट आंसर। 1,00,000 1 मिल लाख गया, 20,000 अभी मिलना है। 1 लाख 1,00,000 मिल चुका है, 20,000 अभी मिलना बाकी है। फर्स्ट आंसर दो, गलत आंसर है। 1,00,000 नहीं आंसर, जल्दी सर आंसर। हमें 1,20,000। राइट, करंट 1,20,000। हमने कमाया तो 1,20,000 है, जिसमें से 1,00,000 मिल गया, 20,000 मिलना है, तो हमने अर्न कर लिया ना, 20,000 अभी मिलना है लोगों से, ठीक है। मतलब अगर कोई पैसा करंट ईयर का मिलना बाकी है तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप उसको अपनी इनकम में इंक्लूड करेंगे, राइट। पहली चीज क्लियर। कोई पैसा अगर आपका करंट ईयर का मिल चुका है, उसमें आप जो इस साल का मिलना बाकी है वो आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज, अमाउंट रिसीव्ड इन 2021 फॉर 21-22, 10,000। आपको टोटल इस साल कितना पैसा मिला है, 1,00,000। मैंने ये नहीं कहा कि किस साल का मिला है, तो आपको इस साल इतना पैसा मिला है, टोटल आपके पास ये पैसा आया। अब मुझे एक बात है, इस पैसे में ये भी इंक्लूड होगा, अमाउंट रिसीव्ड इन 20-21 फॉर 21-22। जो पैसा तो इस साल मिला है, लेकिन कौन से साल के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर पैसा मिला के है। लिए। तो अब बताइए मेरी इनकम क्या हो जाएगी, मेरी इनकम में ये तो अमाउंट 1 लाख माइनस, 1,20,000 ही होगी। वो तो मेरी हमें इनकम में नेक्स्ट ईयर कितना के लिए पैसा प्लस डाल। होगा माइनस, फटाफट बताइए, आपका आंसर गलत है सृष्टि। सर फटाफट, बट वो तो एडवांस एक के लिए मिनट एक मिली मिनट है एक ना मिनट एक हमें। मिनट, गलत सही की बात हो रही, गलत है आपका आंसर, अभी आप बात करेंगे, जस्टिफाई करूंगा, जल्दी बताइए। 1,10,000। राइट, 1,10,000। आई रिपीट, आपको जो पैसा 1,00,000 मिला था उसमें ये 10,000 इंक्लूड था, मतलब जो पैसा करंट ईयर से बिलोंग करता है वो 90,000 था। आपको बात समझ आ गई है मेरी, चलूं आगे। याद रहे, ये पैसा करंट ईयर से बिलोंग करता है, ये पैसा करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इस 1,00,000 में इंक्लूड है, तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 1,00,000 आया है, इसके अंदर ये 10,000 जो आए हैं ये करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। और क्या कह के निकालोगे कि भाई तू करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, तू चल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड इन 2021 फॉर 1920, 1920 इज प्रीवियस ईयर। पैसा था पिछले साल का, आई रिपीट, पैसा है पिछले साल का, मिल कब रहा है, इस साल में, और इस साल मतलब ये वाले, इसमें ये इंक्लूड है 5,000। तो अब मुझे बताइए आप, ये प्लस होगा माइनस, इसका ट्रीटमेंट क्या करूं मैं, फटाफट आंसर दीजिए, टाइम कम है मेरे पास। प्लस होगा माइनस, माइनस। एग्जैक्टली माइनस, माइनस होगा, ठीक है। और हमारी इनकम कितनी रह जाएगी, 1,05,000। क्लियर है, क्योंकि है तो इसमें इंक्लूड, 1,00,000 रुपए में ये 5,000 इंक्लूड था, लेकिन वो 5,000 20-21 का नहीं है, वो तो 19-20 का है, तो उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड इन 1920, पैसा मिला कब था, 1920 में मिला, कौन से साल के लिए है, 20-21 के लिए, 20-21 हमारा करंट ईयर है। पैसा मिला पिछले साल है, मतलब वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और मिला कब, किस साल के लिए, इस साल के लिए, लेट्स से वो है 30,000। अब बताइए प्लस होगा माइनस, इसके साथ हमारी नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेगी। हाँ जी, अब प्लस प्लस। होगा। आ प्लस गया होगा। समझ सर, अब आ गया समझ, अब आ गया सर, अब तो सर दे दो क्वेश्चन धड़ाक धड़ाक।
बस इसी पर हमने बात करनी है। अगर आपको ये समझ आ गया प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखिए हम इस पर कैलकुलेशंस करेंगे।